आप सभी का आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे। बीकानेर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया। वो कहते हैं कि मेरे शरीर में लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। मोदी का दिमाग ठंडा, लहू गर्म है। अब बात होगी तो सिर्फ पीओके की होगी। पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। पीएम मोदी खून से खेलना पाक को महंगा पड़ा है, ये कहते हैं। पाकिस्तान से अब नो ट्रेड नो टॉक, यानी कि एक बार फिर से काफी एग्रेसिव और अटैकिंग मोड पर प्रधानमंत्री नजर आए और उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये कि पीओके पर, अब सिर्फ पीओके पर बात होगी। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इससे बहुत ज्यादा देखिए इसका विश्लेषण होगा भी कि पीएम अगर पीओके की बात कर रहे हैं तो क्या कोई स्ट्रेटेजी चल रही है। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन पीएम ने एक और बात स्पष्ट कर दी पाकिस्तान को लेके। नो ट्रेड नो टॉक, ना व्यापार करेंगे ना बात करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की जो हम आपको बता रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बीकानेर पहुंचे थे और सीमा के नजदीक देशनोक से देश के 103 रेलवे स्टेशनों का उन्होंने उद्घाटन किया। बीकानेर बांद्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। इसके साथ ही 26,000 करोड़ रुपए के अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। लेकिन जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण, हालांकि राम राम कहकर उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की थी। तो प्रधानमंत्री ने जो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं वो सुनिए जरा। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब के पड़े हैं। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं।
पहला भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्पियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आगे बढ़ेंगे खबरों में। गोंडा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जेसीबी से खुदाई के दौरान मिट्टी जो है वो दरक जाती है। मिट्टी के टीले के नीचे 6 लोग दब जाते हैं। मिट्टी के नीचे दबकर बच्चे सहित 3 की जान चली गई है। एक युवक घायल हुआ है, जिसे जिला अस्पताल भेजा गया। मजार के दोनों साइड पिलर उठाते समय यह हादसा हुआ है। पिपरा महिमा के मासूमे मिलत मजार का ये मामला है। तो मिट्टी दरक गई थी, हादसा हुआ, एक बच्चे समेत 3 की जान चली गई। एक युवक जख्मी है, जिसे जिला अस्पताल भेजा गया। मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिपरा माहिम गांव है, जहां एक बड़े मौलाना थे, उनकी मजार है। वहां कुछ खुदाई निर्माण का काम चल रहा था, जिसमें 3 लोगों की दब के मृत्यु हो गई है और कुछ घायल हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और जो मृतक है उनके प्रति हमारी संवेदना है। उनको सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी। सारी कार्रवाई चल रही थी। हमारे थाने के एसओ महोदय, सीओ सभी लोग वहां गए हैं घटनास्थल पर, और जो भी वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। ये कल रात में ये सूचना मिली कि यहाँ पर जेसीबी से खुदाई चल रही थी। कुछ ये जो मजार आप पीछे देख रहे हैं, इस मजार पे दीवार वगैरह कुछ खड़ी करना चाह रहे थे और उसमें 3 लोग की मृत्यु हो गई है दबके इसमें, जो मिट्टी की दीवार खसक गई थी। नहीं, परमिशन तो कोई इस चीज़ की नहीं ली गई थी और ये इनकी खुद की खाते की भूमि थी, तो परमिशन वैसे मिट्टी खनन की ली जाती है, पर जैसा दिख रहा है यहाँ पर भी प्राइमा फेसी वो कुछ इसमें निर्माण वगैरह अपना करना चाह रहे थे, उसकी नींव भी खोदने की संभावना लग रही है। कितना फीट गहरा गड्ढा खोदा गया? अब देखने से तो कम 10 से 15 फीट लग रहा है। नहीं, जब तक ये हमारे ख्याल से टीम पहुंची तब तक गड्ढा ये पाट चुके थे। इसमें से एक डेड बॉडी और निकाली गई थी। मौलाना मोहम्मद फरजान रजा साहब वो आए फातहा के वक्त में,
दो बच्चे भी उनके साथ आए, एक गांव के आदमी थे वो भी आए साथ में। तो उसी टीले पे खड़े होकर के गड्ढे को झांकने लगे, देखने लगे। इतने में अचानक वो मिट्टी नीचे से सरकी और उसी मिट्टी के साथ वो गड्ढे में चले गए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। झांसी से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। जिला अस्पताल के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई और महिला की डिलीवरी जो है वो शौचालय में हुई। पुरुष जिला अस्पताल में इलाज कराने आई थी। महिला अस्पताल में जच्चा बच्चा को कराया गया था भर्ती। महिला सिर्फ अपना नाम ही बता पा रही थी। स्वास्थ्य विभाग महिला के परिजनों का पता लगा रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग महिला के परिवार का पता लगाने में जुटा हुआ है, लेकिन अस्पतालों को लेकर सवाल जरूर खड़े। मैं सीएमएस जिला महिला चिकित्सालय हूँ। हमारे बगल में पुरुष चिकित्सालय है। वहाँ से मुझे जानकारी हुई कि वहाँ पे कोई महिला इलाज के दौरान उसका वहाँ पे प्रसव हो गया। तो वहाँ की जो स्टाफ है वो अभी उसको लेके आई थी अस्पताल और उसको यहाँ पे उपचार दिया जा रहा है महिला को। उसका एक मेल बेबी का प्रसव हुआ है जिसको बालोग विशेषज्ञ द्वारा देखा गया है और बच्चा स्वस्थ है। प्रसूता को भी महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा देखा गया है, वो भी ठीक है। हम इस समय खड़े हैं झांसी के महिला अस्पताल पर। यहाँ पर बताया गया कि जिस तरह से कल देर रात्रि में एक वैजयंती नाम की विधवा महिला आई थी जिसका पुरुष अस्पताल में वो अपने बीपी चेक कराने आई थी। उसके बाद उसको एकदम दर्द हुआ और उसके जो शौचालय है पुरुष अस्पताल में, उस शौचालय में उसको प्रसूता महिला के ने एक नवजात बच्चे को जन्म दिया है। वहीं जिसमें जो लापरवाही देखने को मिली है, जब प्रसूता महिला थी, पेट में बच्चा था, तो उसको महिला अस्पताल पुरुष अस्पताल से भेजना था, लेकिन उसके बाद भी वहाँ के स्टाफ की लापरवाही के चलते वो जो वहाँ का शौचालय है उसमें जो विधवा महिला उसने बच्चे को जन्म दिया है। बताया गया जैसे ही खबर मीडिया के सामने एवं प्रशासन के अधिकारी को जो सीएमएस है महिला अस्पताल को, उन्होंने उस महिला को वहाँ से महिला अस्पताल में शिफ्ट कराया और उसको भर्ती कराया, जहाँ प्रसूता महिला जच्चा बच्चा दोनों भी ठीक बताया गया है। झांसी से भारत समाचार के लिए संजीव नामदेव। आगे बढ़ेंगे खबरों में। लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी के आईएएस अधिकारी फिर उतरेंगे फील्ड पर जानेंगे विकास की जमीनी हकीकत। जिलों के लिए आईएएस बनाए गए नोडल अफसर 24 और 25 मई को सभी जिलों का करेंगे निरीक्षण। 50 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन। 26 मई को नोडल अधिकारी मुख्य सचिव को देंगे रिपोर्ट। गौ सेवा स्थल और जल योजनाओं का भी होगा निरीक्षण। ऋतु माहेश्वरी करेंगे लखनऊ के विकास कार्यों का निरीक्षण। डॉक्टर रुपेश कुमार प्रयागराज का निरीक्षण करेंगे। भवानी सिंह जो है वो फतेहपुर का निरीक्षण करेंगी और राम केवल कौशाम्बी का, रविंद्र कुमार प्रतापगढ़ का निरीक्षण करने वाले हैं। आईएएस विजय किरण आनंद जो है वाराणसी का करेंगे निरीक्षण। अंकित कुमार अग्रवाल जौनपुर का, गौरव वर्मा को चंदौली का जिम्मा मिला है। दिव्य प्रकाश गिरी गाजीपुर, प्रकाश बिंदु मिर्जापुर का करेंगे निरीक्षण। जयशंकर दुबे सोनभद्र, कृष्ण कुमार गुप्ता भदोही जाएंगे। भूपेंद्र चौधरी आजमगढ़ जाएंगे। शीलधर यादव बलिया का निरीक्षण करेंगे। ओम प्रकाश शर्मा मऊ, इंद्र विक्रम सिंह गोरखपुर जाएंगे। शिशिर देवरिया जाएंगे। अरविंद कुमार चौरसिया जो है वो कुशीनगर जाएंगे। मनोज कुमार द्वितीय महाराजगंज का निरीक्षण करने वाले हैं, जबकि सुधा वर्मा बस्ती, संजीव सिंह संत कबीर नगर का निरीक्षण करेंगे। अभिषेक सिंह सिद्धार्थनगर, मासूम अली सरवर गोंडा जाएंगे और कृतिका शर्मा बलरामपुर। गरिमा यादव श्रावस्ती का निरीक्षण करेंगी। प्रेरणा शर्मा बहराइच, आदर्श सिंह अयोध्या का निरीक्षण करेंगे, जबकि नेहा जैन अंबेडकर नगर, संदीप कौर बाराबंकी का निरीक्षण करेंगे। सी इंदुमती सुल्तानपुर, वंदना वर्मा अमेठी का निरीक्षण करेंगी। बी चंद्रकला रायबरेली, चैत्रा भी हरदोई का निरीक्षण करेंगी। और संदीप खेर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए। संदीप, काफी बड़ा फैसला है और जिस तरह से अभी तक जो समझ में आ रहा है वो ये कि एक कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी सरकार और आम जनता के बीच में, और जो एक एंकर का काम, जो एक कड़ी का काम है वो ये अधिकारी करने वाले हैं। अब आप डिटेल साझा कीजिएगा, ये पूरा प्लान कैसे रहेगा, क्या इसकी टाइमिंग रहेगी?
देखिए बिल्कुल जीनत, राज्य सरकार प्रदेश में देखिए जिस तरीके से जो तमाम तरीके के करोड़ों रुपए के देखिए विकास कार्य चल रहे हैं, उनकी जमीनी हकीकत क्या है आखिर? जो फाइलों पे देखिए किसी भी योजना की स्थिति को दर्शाया जाता है, क्या वाकई में उस योजना की जो स्थिति है वो वैसी ही है? इसको लेकर देखिए 75 जिलों में एक एक आईएएस को तैनात किया गया और सभी को देखिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। 24 और 25 को देखिए ये तमाम जो 75 आईएएस हैं ये एक एक जिले में पहुंचेंगे और वहां पर देखिए जो 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें अगर हम मुख्य रूप से देखिए बात कर लेते हैं, गौ संरक्षण केंद्र की बात कर लें, हर घर जल नल योजना, क्योंकि ये दोनों ही देखिए परियोजनाएं जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। आपको वो समय भी बुंदेलखंड का याद होगा जब महिलाएं सड़कों पर, आज के समय में भी कुछ लंबे समय पहले की बात करें, सर पे मटका रखकर जो है वो पानी लेने के लिए जाती थी, कई बार गिर जाती थी, चोटिल हो जाती थी। लेकिन योगी सरकार ने देखिए किस तरीके से हर घर जल नल योजना के तहत में लोगों के घर में जो है साफ पानी पहुंचाने का काम किया, यानी फिल्टर वाला पानी पहुंचाने का काम किया। गौ संरक्षण केंद्र की बात कही जाए तो गौ सेवा की बात करी जाए या गाय की बात करी जाए, हमेशा से देखिए योगी सरकार की प्राथमिकता में रही है। सड़कों पर इनका भटकना, इनको खाने के लिए चारा न मिलना, पानी न मिलना, इसलिए देखिए गौ संरक्षण केंद्र बनाए जा रहे हैं। कल आपने देखा था लखनऊ में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी 15 संरक्षण केंद्रों का जो है वो उद्घाटन किया था। तो ये सभी आईएएस देखिए वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद ये लखनऊ पहुंचकर अपनी जो पूरी रिपोर्ट है उन परियोजनाओं की वो मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को सौंपेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जहां पर अगर विकास कार्यों में देखिए गति धीमी होगी तो वहां के अधिकारियों को समझाया भी जा सकता है, कहीं पर कमी की बात आएगी, भ्रष्टाचार की बात आएगी तो मुझे लगता है कि ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। और बहुत बड़ा देखिए मुझे लगता है कि ये कदम है। जब आईएएस अधिकारी वहां पहुंचते हैं तो आप भी समझती हैं कि किसी भी विकास परियोजनाओं में अगर कोई धांधलेबाजी हुई है तो उसको रोक पाना संभव नहीं है, मतलब कार्रवाई तय है। और राज्य सरकार चाहती है कि पारदर्शिता रहे, सिर्फ फाइलों पे कागजों की जो गति है वो ना दिखाई दे, बल्कि असल में क्या हो रहा है इसके लिए सभी आईएएस जो है 75 जिलों में संदीप ये बात ये देखिए आने वाले समय के लिए भी इसे एक्सेप्ट किया जा सकता है कि एक बहुत अच्छा और अपनी तरह का एक्सपेरिमेंट है। और जो मैंने शुरू में कहा कि जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो खत्म हो जाएगा। वो जो एक हम हिस्ट्री में सुनते हैं कि सरकार की तरफ से 1 रुपया आता है और जनता तक पहुंचते पहुंचते 10 या 20 पैसे हो जाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने ये बात कही थी। अब एक चैलेंज भी है कि ऑफिसर्स के बीच में एक टसल भी हो जाती है, कई बार ईगो क्लैशेस भी हो जाते हैं, अधिकार क्षेत्र को लेकर भी बातें आती हैं, हम ये सब देखते हैं, ग्राउंड पर होता भी है। तो उसको बैलेंस करने की भी कोशिश होगी। तो दोनों एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए स्वाभाविक सी बात है कि जीनत एक से बढ़कर एक आईएएस अधिकारी देखिए पहुंच रहे हैं। विजय किरण आनंद जिन्होंने महाकुंभ की जिम्मेदारी संभाली थी, मासूम अली आपने देखा था परिवहन विभाग में भी उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी थी, कृतिका सिंह, यानी तमाम बड़े आईएएस जो हैं वो इसमें शामिल। और देखिए आपने जो कम्युनिकेशन एक गैप की भी बात करी, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब अधिकारी वहां पर पहुंचता है तो वहां पर जो भी योजनाओं को देख रहे लोग होते हैं वो उस अधिकारी को बता सकेंगे कि वर्तमान में आखिर स्थिति क्या है। और देखिए रही बात डायरेक्ट पैसा नहीं दिया जा रहा है, जो भी पैसे हैं वो खाते के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। लेकिन हाँ, भ्रष्टाचार देखिए कहीं पर भी एकदम से समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये जो राज्य सरकार ने देखिए कदम उठाया है, इससे भ्रष्टाचार पर देखिए काफी हद तक लगाम लग सकेगी। वहां पर जो स्थिति आपने देखा होगा, कई बार कागजों में भेज दी जाती है कि ये बिल्डिंग तैयार है, ये रास्ता तैयार है, लेकिन वो रास्ते में आपने जो उसमें वो लगाई है, क्वालिटी लगाई है, इस पहुंचेंगे और सभी को नोडल अधिकारी बनाया गया और मुख्य सचिव को अपनी ये रिपोर्ट सौंपेंगे। तो मुझे लगता है कि कई देखिए जो वहां 75 जिलों में आपने देखे जिस तरीके से 75 ज्यादा सी योजनाएं चलनी 50 करोड़ की, तो मुझे लगता है इन अधिकारियों आईएएस अधिकारियों के निर्देश के बाद में अगर कहीं पर भी किसी तरीके की लापरवाही होती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बड़ा संदेश है, आने वाले समय में तमाम अधिकारियों को पता होगा कि अब कोई भी गड़बड़ी करेंगे अगर तो योगी सरकार जो है ये जरूरी भी था। और अगर इसे एक लाइन में समझे तो योगी सरकार जो है वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है, करप्शन के लिए नो परमिशन। तो इसे उस तरह से भी जोड़ा जा सकता है और अच्छी बात है। ग्राउंड पर जो सरकार की योजनाएं हैं, अगर कोई फाइल में रह गई है तो वो भी जमीन पर आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। आगरा से एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। रेलवे स्टेशन उद्घाटन के मौके पर भड़के विधायक, कार्यक्रम में भड़के हैं भाजपा के विधायक चौधरी बाबूलाल। आगरा मंडल के जीआरएम को सुनाई खूब खरी खरी, तेज प्रकाश अग्रवाल को बताया निकम्मा भ्रष्ट अधिकारी।
रेलवे की जमीन पर करा रहे हैं अवैध कब्जा। बाबूलाल कहते हैं डीआरएम नहीं उठाते जनप्रतिनिधियों के फोन। एमएलए बात कह रहे हैं। बाबूलाल के आरोप पर बीजेपी विधायक धर्मपाल सिंह ने कहा है मेरे क्षेत्र में डीआरएम ने बहुत विकास कराए हैं। धर्मपाल सिंह ये कहते हैं उनसे अच्छा अधिकारी नहीं मिल सकता। आगरा को एक ही मंच पर डीआरएम को लेकर दो गुटों में बटे दिखे विधायक। डीआरएम केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के सामने देखिए पूरा विवाद होता है, तो विधायक और डीआरएम आमने सामने। मेरे पास फोटो है, रेलवे की जमीन में पक्के मकान बनवा रखे। आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का बयान है क्या कम से कम जमीन होनी चाहिए सरकार की जमीन, मगर यहाँ के अधिकारी जानबूझ करके या तो उनसे पैसे ले रहे महीनादारी के रूप में या कोई और उनका लालच होगा, क्यों नहीं उस जमीन को गड़वाने का काम करते। मैं प्रेस के माध्यम से और सभी लोगों से कहना चाहूंगा इस मांग को बड़े मोटे बच्चे अक्षरों के निकाले और डीआरएम महोदय के कारनामों को भी निकाले। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं, ऐसे लेकर मैं अधिकारी को आगरा में देने का कोई अधिकार नहीं है। मैं पीजी भाई साहब से कहना चाहूंगा आप तुरंत ही ऐसे अधिकारियों को आगरा से भगाने का काम करेंगे, जनता को निजात दिलाने का काम करेंगे। इस वक्त में साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और केवल मेरी नहीं, मेरे साथी है जो जनपति कह रहे थे फोन किसी के नहीं उठाते। मतलब इस तरीके का आदमी अगर आगरा जिले में रहेगा तो कोई अभी मैं आ रहा था कह रहे थे ये कौन आ रहे, जिनको ये पता नहीं कौन है एमएलए है कौन सांसद है, ये इतनी की पहचान नहीं होगी तो इनसे क्या जनता क्या बड़ा करेगी इन लोगों। जितने भी कार्य मेरे क्षेत्र के थे 100% डीआरएम साहब ने करे। माफी चाहता हूँ चौधरी साहब, पता नहीं आपको क्या गलत कर दिया है, मैंने इससे अच्छा डीआरएम आज तक नहीं देखा। जब भी मैं उनके पास कोई भी विकास योजना लेके गया वो मेरे साथ भी कई जगह गए, कई मौके पर जाकर उन्होंने रजिस्टर किया और जनता की जो समस्या थी उनका निराकरण किया। मैं डीआरएम साहब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे पास फोटो है, रेलवे की जमीन में पक्के मकान बनवा रखे। और शोभित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोभित, ना जगह देख रहे हैं, ना आसपास लोग देख रहे हैं, ना मंत्री नजर आ रहे हैं। ये मतलब इतना ज्यादा ईगो क्लैश और इतना ज्यादा वर्चस्व की लड़ाई यहाँ पर नजर आ रही है। थोड़ा डिटेल बताइए, ये शुरू कहाँ से हुआ? देखिए जीनत, जिस समय रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कार्यक्रम चल रहा था तो मंच से भाजपा के विधायक हैं चौधरी बाबूलाल, वो अपना उद्बोधन दे रहे थे। अचानक भड़क कर डीआरएम पर, पूरा कार्यक्रम रेलवे का था, तो डीआरएम में तेज प्रकाश अग्रवाल उनको मंच से ही खरी खोटी सुनाई। ये तो कह दिया कि ये अधिकारी निकम्मा है, इसे आगरा से भगा दो। ये खुलेआम विधायक ने उन पर गंभीर आरोप लगाए और खुलकर उन पर मुखर हुए। इसके बाद दूसरे विधायक भाजपा के धर्मपाल, जब उनका नंबर आया तो वो जब मंच से खड़े होते हैं तो वो उल्टा लगते हैं डीआरएम की तारीफ करने। यानी कह सकते हैं कि आगरा में जो भाजपा है यहाँ नहीं चल रहा है ऑल इज नॉट गुड, क्योंकि जो हालात है दो विधायक दोनों के अलग अलग मत, और ये वो देख नहीं रहे कि कहाँ मंच और कहाँ ये बातें कर रहे हैं। अगर किसी अधिकारी को आरोप लगाने भी है तो उसके अलग तरीके हैं, लेकिन खुले मन से ऐसे करने से आपकी खुद की बच्चे उधरती है। जी जीनत, बिल्कुल, और वो नजर भी आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए। तो बीजेपी विधायक धर्मपाल सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी है। देखिए, विवाद है और ये बात सच है कि इस तरह के विवाद जो हैं बैठकर सुलझाए जा सकते थे, आपस में सुलझाए जा सकते थे। मंच, जगह, समय शायद सही नहीं था। कई बार अंदर के विवाद पब्लिक तक आ जाते हैं। दूसरा पहलू यह है कि अगर विवाद बाहर नहीं आएंगे तो फिर शायद सॉल्व भी ना हो। एक बड़ी खबर बदायूं से आपको बताते हैं। मेंथा ऑयल फैक्ट्री में लगी आग का मामला 14 से ज्यादा घंटे हो चुके हैं। आग बुझाने का प्रयास जारी है। फायर ब्रिगेड की 4 टीमें आग बुझाने में जुटी हुई हैं। 100 से ज्यादा मजदूर कर रहे थे काम। आधिकारिक तौर पर नहीं की गई है जनहानि की पुष्टि। उझानी के कूड़ा नरसिंहपुर गांव की घटना बताई जा रही है। 4 टीमें जो हैं आग बुझाने में जुटी हुई हैं। 100 से ज्यादा मजदूर इसमें काम कर रहे थे। स्थानीय लोगों के बारे में स्थानीय लोग ये बात कह रहे हैं। हालांकि किसी तरह की कोई कैजुअलिटी हुई है, कोई जनहानि हुई है, इसको लेकर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन आप जानते हैं मेंथा ऑयल तेजी से आग पकड़ता है। 14 घंटे से
आग बुझाने की कोशिश हो रही है। सोचिए कितनी भयंकर ये आग होगी, और अगर आग बुझाने में इतना समय लग रहा है तो फिर इसकी कूलिंग का काम कितना मुश्किल होगा, आप ये भी समझ सकते हैं। इन 100 से ज्यादा मजदूरों की क्या स्थिति होगी, सवाल ये भी है। बीती रात जिस तरीके से आंधी और बरसात ने जो कहर ढाया है, और जिस वक्त हम इस वक्त खड़े हुए हैं चंद्रबनाई को उजानी में, जो यहाँ पे जो फैक्ट्री थी, मेंटा ऑयल की फैक्ट्री थी, जिसपे जो आग लगी थी, उस आग का अब लगातार लगभग 10 से 12 घंटे से ऊपर समय होने जा रहा है, अभी भी आग बुझी नहीं है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे होंगे पीछे कितना धुएं का गुब्बार लगातार उड़ा पड़ा है। लगातार 12 घंटे से यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है। तमाम जो टीमें हैं वो यहाँ पे लगा दी गई है। बहुत सारे तमाम इंतजाम यहाँ पे किए गए, सारे जो कैंपस हैं वो यहाँ पे कर दिए गए, राशन व्यवस्था की गई है। मेरे पीछे आप लगातार फिर भी देख रहे हो आग अभी भी बुझने का नाम ले रही है। तो कितनी गाड़ियां हैं, कितने ट्रैक्टर हैं, वो सब जल के राख हो गए हैं। और मेरे पीछे तक आप देख सकते हो लगातार कि कहीं भी आग अभी बुझने का नाम नहीं ले रही है। लगातार सब लोग जो फायर ब्रिगेड के हैं वो सभी लोग यहाँ पे आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी लकड़ी है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस के चलते हुए कहीं ना कहीं ये आग ने तूल पकड़ा है। पूरा आपको बता दूं कि आग आगे लगी तो लगी कैसे। आग जो बॉयलर है वो बॉयलर में आग लगी है, क्योंकि आंधी आने से बॉयलर गिरा है और वो फट के जाने से वो इस तरीके से आग का हुआ। अभी मेरे पीछे भी देख सकते हो, अभी भी लाइव तस्वीर में आपको दिखाऊं, जो धुआं बहुत है। ये मेरे पीछे देख रहे होगे आप तस्वीरों में। लगातार यहाँ पे बुझाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन अभी भी ये जो आग की लपटें हैं वो बंद नहीं हो पा रही है। देखिए मेरे पीछे ये फायर ब्रिगेड के लोग हैं तो लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आग पे काबू पाया जाए। हालांकि लगातार यहाँ पे पीछे तमाम गाड़ियां लगा दी हैं, तमाम फोर्सेज लगाए गए हैं, क्योंकि फायर सर्विसेज की तमाम जो यूनिट है वो टीम है बरेली से लेकर, और तमाम फोर्सेज आप मेरे पीछे आप देख रहे होगे, तमाम लगभग 12 से ऊपर घंटा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक इसमें आग पे काबू नहीं पाया गया है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि यहाँ के बाद में सहसवान की अगर बात की, सहसवान में लगभग 200 से घर अधिक जल गए और वहां पे जो है आग लग गई थी। तो देश के साथ समाचार के लिए बधाई से विपिन यादव। तो 14 घंटे से आग बुझाने का प्रयास जारी है और कई घरों के जलने की भी जानकारी हमारे सहयोगी ने दी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि माली नुकसान तो है ही, अगर 100 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे तो उनकी क्या सिचुएशन है, क्या उन सभी को रेस्क्यू कर लिया गया, क्या वो सभी बाहर आ गए, क्या उनकी एंट्री हुई थी, कोई रजिस्टर मेंटेन होता है जिसमें उनके बारे में डिटेल हो, जिसमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन हो, उस दिन कौन कौन प्रेजेंट था। क्योंकि अगर 100 मजदूरों की बात हो रही है तो 100 फैमिलीज जो हैं वो इस समय टेंशन में होंगी, तनाव में होंगी कि उनके अपने सदस्यों की क्या स्थिति है, उसके बारे में जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशासन को चाहिए कि पैनिक क्रिएट ना हो, तो इस पर एक प्रेस ब्रीफिंग करे, लोगों को बताए कि अभी की क्या सिचुएशन है। विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विपिन से बात करते हैं। विपिन, 100 मजदूर उस समय काम कर रहे थे, जो अभी तक की इंफॉर्मेशन है जब ये आग लगी, 14 घंटे से ज्यादा हो गए, आग बुझाने की कोशिश हो रही है, उन 100 लोगों के बारे में क्या जानकारी है, जरा बताइएगा। मैं सुन चुका, देख रहे होगे लगातार मेरे पीछे तस्वीरों में लगातार यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड की 4 यूनिटें हैं, बरेली की, संभल की, बदायूं की और बराबर के जिले कासगंज, यहाँ पे लगा दी गई है। लगातार यहाँ पर लगभग 12 से 14 घंटे होने जा रहे हैं। सारे जो अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पे कैंपिंग किया, यहाँ पर कैंप लगाए हुए हैं, तमाम सारी व्यवस्था यहाँ पे लगातार की है, और भी गाड़ियां लगातार यहाँ पे आ रही है, लेकिन आग पे काबू पाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। लगातार यहाँ कोशिश की जा रही है, जो कि मैं आपको बता दूं कि जो बॉयलर था, बॉयलर फटने से ही घटना हुई है। बॉयलर तो फटा है और जो आंधी आई थी, तेज आंधी से वो गिर गया, और गिरने के बाद में उसके बाद पूरी तरीके से जो इसमें ड्रम रखे हुए थे, जो तेल था मेंथा ऑयल का, वो कहीं ना कहीं उसका रिसाव हुआ और जो गैस थी उससे पूरा ये मामला सामने निकल के आया है। तो ये इसका जो बॉयलर था, बॉयलर की जो कढ़ाई थी लगभग 5 से 6 कुंटल उसमें वजन बताया जा रहा है। वो कम से कम आधा किलोमीटर जाके दूर हुई है। आसपास के जो मकान है उनके मकानों में आपको बता दूं जीनत कि जो दीवारें हैं या लेंटर है उनमें भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है और वो दरार आ गई है। ठीक, अपडेट हम आपसे लेंगे। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाएगा। एक बड़ी खबर प्रतापगढ़ से आपको बताते हैं। बकुलाही नदी में 4 बच्चों की डूबने से जान चली गई है। ये मासूम बच्चे तो बच्चे हैं, नहाने चले गए थे और फिर डूब गए। अचानक गहराई में जाने की वजह से बच्चे डूब गए। महेशगंज पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, जांच करती है। कुंडा के जैती का पूर्वा बकुलाही जो नदी है, इसकी ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त, 4 बच्चे डूबने से अपनी जान गंवा देते हैं। मातम है पूरे गांव में।
प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। मासूम बच्चे नहाते समय नदी में डूबे और उनकी मौत हो गई। सुधीर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुधीर, अभी की क्या स्थिति है? क्या और भी बच्चे थे? क्योंकि 4 को लेके तो इंफॉर्मेशन है कि डूबने से उनकी मौत हो गई। ये आपको बता दें, पूरा मामला ये महेशगंज थाना के जलालपुर दिगवा स्थित बकलाही नदी का है, जहां पर वहीं पास के गांव के ही जीतलाल व पृथ्वीपाल की बेटी, जीतलाल की 3 बेटी और पृथ्वीपाल की 1 बेटी व एक गांव की और लड़की, करीब 5 लड़की वही नदी में नहाने गई थी। उनका घर वालों का कहना है कि घर में मिट्टी की भी जरूरत थी और उसे लेने भी गई थी। तो इसी बीच उसी नदी में वो 5 डूबने लगी, जिसमें ग्रामीणों की मदद से एक को बचा लिया गया, जबकि 3 बहनों समेत वह एक चचेरी बहन 4 लोग की डूब की मौत हो गई। हादसे से गांव में हड़कंप मच गया, भीड़ जमा हो गई। शासन प्रशासन के लोग भी मौके पर पहुंचे। शव को पंचनामा कराकर उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं एडिशनल एसपी और एसडीएम प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और वहीं एएसपी संजय राय का कहना है कि 4 बच्चियां जो नदी में डूब के उनकी मौत हो गई थी, उनकी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। वहीं जो भी मदद हो सके शासन से उन्हें पीड़ितों को दिलाया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए। मरने वाली बच्चियां थीं, ये जानकारी भी आ रही है। बलिया से खबर आपको बताते हैं। अज्ञात युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। हल्दीरामपुर घाट से करीब 200 मीटर दूर मिला शव। ग्रामीणों ने जताई हत्या करके शव को फेंकने की आशंका। उभाव थाना के अंतर्गत युवती का शव मिला है और दहशत है। अज्ञात बताया जा रहा है इस बॉडी को, शव को पहचान की जा रही है। अब पहचान के बाद स्पष्ट होगा कि ये कौन थी, कहां से आई थी, स्थानीय है या आसपास के किसी डिस्ट्रिक्ट की है। बलिया से खबर। गांव वालों को शक है कि हत्या करके शव को फेंका गया है। अब यह भी सवाल है कि क्या गांव वाले इसको पहचानते हैं या नहीं। खबर गोरखपुर से आपको बताते हैं। राप्ती नदी में नहाते समय हादसा हुआ। एक किशोर को बचाने 2 किशोर नदी में कूदे और जो डूब रहा था किशोर वो तो बच गया, बचाने वाले दोनों किशोर डूब गए। दोनों को बाहर निकालकर भेजा गया अस्पताल। डॉक्टरों ने दोनों किशोरों को मृत घोषित कर दिया। बड़हलगंज क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। तो एक व्यक्ति डूब रहा था, उसे बचाने 2 गए, उन दोनों की मौत हो गई। बड़ी खबर हाथरस से आपको बताते हैं। भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ से मौत का मामला। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर समेत 3 को जमानत मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी समेत 3 को जमानत दे दी है। भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई थी, कई लोग घायल हुए थे। देव प्रकाश मधुकर, मेघ सिंह, मुकेश समेत 11 हुए थे अरेस्ट। हाई कोर्ट ने तीनों की याचिका को मंजूर करते हुए जमानत दे दी है। जस्टिस समीर जैन के सिंगल बेंच ने तीनों को जमानत दी है। आप जानते हैं पिछले साल लोगों की मौत हुई थी। हमें भरोसा है कि ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट हाथरस भी इसको गंभीरता पूर्वक मामले को देखते हुए कार्य करेगी और न्याय करेगी, क्योंकि मरने वाले भी हमारे थे, मारने का आरोप भी हम पर लगा, एफआईआर भी हमारे खिलाफ हुई, जेल में भी हमारे लोग हुए, बेल भी हमारे लोगों की हो रही है, हमारे लोग बेल करा रहे हैं, हमारे सब अपने ही हैं मानव मंगल मिलन सद्भावना के। लेकिन ये सारा प्रोसेस अब पूरा हो गया है। देव प्रकाश मधुकर, मुकेश और मेघ सिंह, जिनकी बेल एप्लीकेशन पर आर्गूमेंट के बाद ऑर्डर पेंडिंग था, वो ऑर्डर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिलीज ऑर्डर कर दिया है। अब उनका छूटने का प्रोसेस पूरा हो जाए। आगरा से बड़ी खबर आपको बताते हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने किया था फायर। जवाबी फायरिंग में एक घायल हो गया है, साथ ही गिरफ्तार। बदमाशों से तमंचा,
खोखा जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। अभियुक्तों पर पहले से हत्या का मुकदमा भी दर्ज है। थाना शाहगंज पुलिस ने ये कार्रवाई की है। खबर रायबरेली से आपको बताते हैं, पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। गौ तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की है। जवाबी फायरिंग में 2 तस्करों के पैर में गोली लगी है। मोहम्मद शहबान दिलशाद के पैर में गोली लगी है। दिलशाद पर दर्ज 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे, 2 अवैध तमंचा कारतूस बरामद। सालोन के CHC के पीछे ये मुठभेड़ हुई है। दिलशाद पर दर्ज 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं। पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि जो दोनों बदमाश हैं वो गौ तस्करी का कार्य कर रहे थे, जिसमें से बात की जाए तो मोहम्मद शहबान व दिलशाद के पैर में गोली लगी है, जिसमें दिलशाद के ऊपर लगभग 1 दर्जन के आसपास मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें कि ये दोनों रायबरेली जनपद के ही रहने वाले हैं और गौ तस्करी का गोरधंधा कर रहे थे। जहां पर पुलिस को यह शिकायत मिली और पुलिस ने घेराबंदी की, तभी दोनों गौ तस्करों के द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। जवाबी फायरिंग में दोनों गौ तस्करों के पैर में गोली लगी है। उन्हें गंभीर हालत में CHC लाया गया और फिर वहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। और एक अच्छी खबर आपको बताते हैं, वाराणसी से सामने आ रही है। कारीगरों ने साड़ी पर उकेरा सेना के शौर्य का दृश्य। बनारसी साड़ी पर उकेरी ऑपरेशन सिंदूर की झलक। खास बनारसी साड़ी को सेना को समर्पित किया गया। कारीगरों ने साड़ी पर S-400 सुदर्शन जो है, ब्रह्मोस और कई मिसाइलों की झलक दिखाई। कारोबारी की अगर हम बात करें, विशेष करके हमारे सैनिक, जिनके वजह से हम सभी सुरक्षित हैं, उनको भी ये लगेगा कि एक जनरल पब्लिक भी उनके लिए कितना सोचती है और हमारे पूरे देश के एक एक व्यक्ति इसके पूरे सेना के साथ है। अगर सैनिक हैं तभी हम लोग हैं, नहीं तो हम लोग नहीं हैं। ये मार्केट में बेचने के लिए उपलब्ध नहीं है। ये मेरी अपनी सोच है कि मैं सभी सैनिकों को अपनी तरफ से गिफ्ट देना चाहता हूँ। कानपुर से खबर आपको बताते हैं, तूफान में फ्लोर मिल का उड़ा गोदाम। टीन शेड का बना गोदाम धराशायी हो गया। लगभग 30 लाख का नुकसान हुआ है। मिल बंद होने से बाल बाल बचे मजदूर। और चौबेपुर के लक्ष्मी फ्लोर मिल की ये घटना बताई जा रही है। और खबर ग्रेटर नोएडा से, तेज आंधी तूफान में गिरी रेलिंग गिरने से महिला और उसके नाती की मौत हो गई। सूरतपुर स्थित मिक्सन अल्टीमा सोसाइटी की घटना है। हाई राइज में रहना अब बड़ा चैलेंजिंग हो चुका है। आंधी, बारिश, तूफान, आपने देखा होगा पिछले दिनों भी एक खबर आई थी कि अंदर फ्लैट जो है उसके अंदर का ऑलमोस्ट सामान जो है वो तबाह हो गया था। बेड से लेकर दरवाजे सब टूट गए थे। यहाँ पर भी एक बड़ा हादसा हुआ, रेलिंग गिर जाती है, महिला और उसके नाती की मौत हो जाती है। दुखद मिक्सन अल्टीमा सोसाइटी की घटना। आप तस्वीरों में एम्बुलेंस देख सकते हैं, किसी ने शूट किया है अपने फ्लोर से। खबर एटा से आपको बताते हैं, बारिश और तूफान, तेज तूफान का कहर। जिले में 3 की मौत, 15 जख्मी। एसडीएम जालेसर मृतकों घायलों के परिजनों से मिली। नगला लोधा में टीन शेड गिरने से 2 की मौत। गांव उदयपुरा में दीवार गिरने से सुरेंद्र की भी मौत हो गई है। सुरेंद्र नाम के एक व्यक्ति की।
एक बड़ी खबर आपको रायबरेली से बताते हैं। भीषण आंधी की वजह से सड़क पर पेड़ गिर गया। राहगीरों को आने जाने में दिक्कतें हुई। पेड़ गिरने से विद्युत व्यवस्था चरमरा गई। लालगंज तहसील क्षेत्र के एहार गांव का मामला बताया जा रहा है। एक और खबर आपको रायबरेली से बताते हैं। पहली बारिश में बह गई नवनिर्मित सड़क। 3 महीने पहले बनकर तैयार हुई थी सड़क। घटिया निर्माण सामग्री लगाई गई थी जिसकी वजह से बह गई। ठेकेदार की बात करें, जेई की बात करें, मिलीभगत से मानक विहीन सड़क बनी थी। लोगों का आरोप है। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अजमतुल्लागंज का मामला बताया जा रहा है। खबर मेरठ से आपको बताते हैं। यूनिवर्सिटी के छात्र नेता अक्षय बैंसला को जेल। पुलिस की दबिशों से डरे बैंसला ने किया सरेंडर। सिद्धार्थ कसाना गैंग के केस में वांटेड था बैंसला। कसाना गैंग के आदित्य यादव ने कराया था केस। पिछले दिनों कसाना गैंग ने की थी बैंसला की पिटाई। अक्षय बैंसला के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। तो पिछले दिनों कसाना गैंग ने बैंसला की पिटाई की थी। पश्चिमी यूपी का गैंगवार और यूनिवर्सिटी में किस तरह से आप देखते हैं उससे जुड़ा मामला। नरेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। नरेंद्र, ये पूरा विवाद क्या था? क्या छात्र गुटों का गैंग था या गैंग चल रहा है? थोड़ा डिटेल बताइएगा इस खबर की। देखिए, शुरुआत में तो जीनत ये छात्रों के गुटों का एक तनातनी का मामला था, लेकिन बाद में इनके ऊपर मुकदमे और जिस तरह के इनके कृत्य थे वो ऐसे हो गए कि अब ये गैंगों के रूप में ही गिने जाने लगे हैं। और जो अक्षय बैंसला है वो एक राइवल गैंग, जो कसाना गैंग का जो राइवल है उसका एक छात्र था, यहाँ का छात्र नेता था और इसके खिलाफ भी कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। अभी हाल ही में एक मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज हुआ था, उसमें ये वांटेड था। पुलिस ने जब से सिद्धार्थ कसाना वाला केस हुआ है उसके बाद इस तरह के जितने आपराधिक तत्व हैं इनके ऊपर लगाम कसनी शुरू की है और उसी के तहत लगातार पुलिस इसको दबिशें दे रही थी। आज इसने मजबूरन सरेंडर कर दिया कोर्ट में उस मामले में जो थोड़े दिन पहले दर्ज हुआ था। इसके खिलाफ करीब 8 से 10 संगीन धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं और वो मुकदमे यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर के हैं और बाहर के भी गंभीर मामले इसके खिलाफ दर्ज हैं। तो ये माना जाना चाहिए कि अब धीरे धीरे करके पुलिस का जो ध्यान है वो यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर जो यूनिवर्सिटी को लेकर जो रंजिश शुरू हुई हैं उन पर लगाम लगाना है और अक्षय बैंसला का जो सरेंडर है उसी क्रम में गिना जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए। एक बड़ी खबर मऊ से आ रही है। 22 साल के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। उसके गले पर धारदार हथियार से वार किया गया। भाई ने साथी युवकों पर लगाया हत्या का आरोप। पहले किलर गैंग में काम करते थे। गैंग का नाम था 001। गैंग छोड़ने पर गैंग के साथियों ने हत्या कर दी। खेत में मिला युवक रजनीश चौहान का शव। घटना की जांच में जुटी हुई है पुलिस। घोसी थाना क्षेत्र के खैरा मोहम्मदपुर गांव का मामला बताया जा रहा है। संजय है, उनके खेत में एक बॉडी पड़ी हुई। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मौके पर आए और शव की पहचान की गई जो कि रजनीश चौहान सन ऑफ रामपाल चौहान 25 वर्ष है, इसी गांव का रहने वाला है और उसकी गर्दन पर चोट के निशान है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हत्या की गई है। गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। मौके पर FSL की टीम और SLG की टीम भी आ गई और सब हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और शव को पोस्टमार्टम में पहुंचने भेजा गया है। और नवरत्न हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। नवरत्न, अब ये जरा बताइए कि वहां पर 001 कोई गैंग चलती है
क्योंकि ये आरोप लग रहे हैं कि क्योंकि उसने उस गैंग से अपने आप को दूर किया तो मार डाला गया। जी बता दें कि जो मृतक का बड़ा भाई है उसने ऐसा बताया है कि जो मृतक था वो कुछ युवकों के साथ रहता था और उनके साथ के जो युवक थे उनके ऊपर उससे पहले भी आरोप लगे हैं। और बलिया में जैसा कि बताया जा रहा है, बलिया में एक मामला दर्ज है इनके खिलाफ, और जिसमें ये जो मृतक युवक है ये दिल्ली में हालांकि सालों से रह रहा था और कोई नौकरी करता था, लेकिन छुट्टी पे ये अपने घर आया हुआ था और आज के दिन ये वापस दिल्ली जाने वाला था, जैसा कि उसके भाई ने बताया। हालांकि उसके भाई ने ये आरोप लगाया है कि इंस्टाग्राम पर किलर 001 उनके नाम से कोई गैंग भी चलाते थे, मतलब उसका प्रचार प्रसार करते थे। इस तरह की आईडी बनाकर वो लोग किसी प्रकार का पोस्ट किया करते थे और इसके भाई ने खुद इनको बताया था कि कुछ लोग धमकी दे रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। हालांकि जो पुलिस है वो तमाम अलग अलग एंगल पे काम कर रही है, क्योंकि बलिया में भी एक मामला दर्ज है हत्या का, उसमें जैसे इसके वांछित होने की या उन लड़कों की सूचना मिले तो उस पर पुलिस काम कर रही है। हालांकि पुलिस जो है वो सारे एंगल पर काम कर रही है। पुलिस द्वारा अभी कहीं गैंग की पुष्टि नहीं की गई है। इस तरह की जो पुष्टि है वो पीड़ित का जो भाई है उसने बताया है कि मृतक के भाई ने ये जानकारी दी है। ठीक है नवरत्न, बहुत शुक्रिया आपका। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन भी जरूरी होती है, ऑफिशियली पुलिस ने भी ऐसा नहीं कहा है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। खबर इटावा से आपको बताते हैं, आग की चिंगारी ने गांव में तबाही मचा दी है। आंधी आने से चिंगारी उठती है, आग में तब्दील हो जाती है। कई गांव में काफी दूर तक ये फैल जाती है। एक माँ बेटे झुलस जाते हैं। 80 साल की माँ जो है वो जल जाती है, बचाते समय बेटा भी झुलसा। 20 जून को नातिन की शादी है इनके यहाँ, सामान जो है वो जल गया। कोतवाली भरथना के चलनिया गाँव की घटना बताई जा रही है। खबर झांसी से आपको बताते हैं, सैकड़ों की संख्या में तोता मैना की मौत हो गई है। मौत की वजह जानने में वन विभाग जुटा हुआ है। गड्ढा खोदकर पक्षियों को वन विभाग ने दफना दिया है। गुरसहाय थाना क्षेत्र बामौर रेंज के सिंगार का मामला बताया जा रहा है। तो मौत की वजह जानने में वन विभाग जुटा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कुछ तो जो पक्षी हैं वो छटपटाते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि बर्ड फ्लू को लेकर भी अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं, तो क्या ये आपस में कोरिलेटेड है? मौत की वजह क्या है देखिए जरा। खबर मुरादाबाद से आपको बताते हैं, सड़क पर चलते चलते अचानक गिर गया युवक। परिवार के जो लोग हैं वो अस्पताल ले गए, डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। 7 महीने पहले हुई थी रेहान की शादी। मौत का वीडियो जो है वो भी सामने आया है और भोजपुर थाना क्षेत्र की बड़ी मंडी की घटना है। सामने से व्यक्ति आ रहा होता है और देखिए एक व्यक्ति जो है उसे हिलाने की भी कोशिश करता है और अचानक मौत हो गई। हो सकता है कि ये हार्ट अटैक हो, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन हो गया है। देखिए सामने से आ रहा होता है और विदिन सेकेंड गिरता है और फिर ले जाते हैं अस्पताल। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। कन्नौज से खबर आपको बताते हैं, गुस्साए परिजनों पर लाठीचार्ज के आरोप का मामला। इंजेक्शन लगने के बाद हुई थी किशोरी की मौत। घटना के बाद एसपी की बड़ी कार्रवाई। छिबरामऊ अतिरिक्त निरीक्षक चंद्र प्रकाश तिवारी लाइन हाजिर। प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार अवस्थी को क्राइम ब्रांच भेजा गया। सौरिख में तैनात विष्णुकांत तिवारी को छिबरामऊ भेजा गया। विशुनगढ़ में तैनात दिनेश कुमार को सौरिख भेजा गया। पीआरओ गौरव कुमार को विशुनगढ़ का चार्ज दिया गया। खबर अलीगढ़ से आपको बताते हैं, सीढ़ियों से छत पर चढ़ा सांड, मची अफरा तफरी। जानकारी होने पर मोहल्ले वालों की भीड़ जुटी। बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के बाद नीचे उसे उतारा गया। इगलास थाना कस्बे के अंबेडकर कॉलोनी का मामला है।
हम जो है COG नंबर पर फ़ोन गया 0721 PRB ने फ़ोन किया था कि छत पर सांड चढ़ा हुआ है और जो है उसे फायर सर्विस की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पर आए तो सांड जैसे छत पर चढ़ा हुआ था, तो हमने जो है अस्पताल से जो डॉक्टर साहब को बुलवाया, उसने बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। उसके बाद में हमने जो है रस्सों से बांध करके और सांड को जो सकुशल नीचे उतरवाया। खबरें और रहेंगी, एक छोटा ब्रेक। और देख रहे हैं